हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे शहर बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के एसपी श्रीमान राजेश वर्मा सर से कि आज उनकी जर्नी के बारे में और जो उन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक किया उनके बारे में हम आज जानना चाहेंगे। नमस्ते सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर्वप्रथम हम ये जानना चाहेंगे कि आपका पूर्व मेरी स्कूलिंग पटना और रांची से हुई। फिर मैंने कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, किरोजन कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया। फिर मैंने एमबीए किया है जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भुवनेश्वर से। मैंने 1 साल प्राइवेट सेक्टर में काम किया। 2014 में मेरा चयन पहली बार सिविल सर्विस परीक्षा के थ्रू सिविल सर्विसेज में हुआ और आईपीएस के पहले मैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में था। 2014 से 2017 में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में था जी, और 2017 में फिर मेरा चयन आईपीएस में। तो सर आप मतलब प्राइवेट सेक्टर में थे पहले? हाँ, 1 साल। तो उससे सिविल सर्विस में आपका आने का कारण आपको? सिविल सर्विसेज में आने का मेरे दिमाग में पहले से ही था। जब मैं कॉलेज कर रहा था तभी से मेरे दिमाग में था। बट चूँकि सिविल सेवा की जो परीक्षा है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब कि इसमें आपका चयन होगा नहीं होगा, हाँ। ये बहुत मुश्किल है गारंटी करना। इसलिए मैंने पहले एमबीए किया जी, फिर मैंने नौकरी की ताकि मेरे पास वर्क एक्स रहे, कुछ हाँ। बैकअप प्लान रहे। और उसके बाद फिर मैंने 2013 में पहली बार एग्ज़ाम दिया और 2014 में फिर मेरा चयन हो गया। तो सर भारत में लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं यूपीएससी का, तो इसमें मतलब बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होता है, तो उसकी मेन वजह? ये एग्ज़ाम जो है इसे वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, सबसे कठिन एग्ज़ाम माना जाता है, ना कि केवल भारत में जबकि पूरे विश्व में वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स माना जाता है। और इसकी मेन वजह ये है कि इस एग्ज़ाम की जो पूरी प्रक्रिया है ये 1 साल की प्रक्रिया है। हाँ और मिनिमम आपको इसकी तैयारी भी मिनिमम 1 साल करनी पड़ती है। जी, तो बेस्ट केस सिनेरियो में अगर आपका पहला अटेम्प्ट में भी चयन होता है तो आपको अपने जीवन के 2 वर्ष देने पड़ते हैं। तो 2 साल हर दिन मेहनत करना कंसिस्टेंसी से, धैर्यपूर्वक, ये सबके बस की बात नहीं होती है जी। इसलिए अराउंड 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं और फाइनली चयन जो है 700-800 लोग या 1000 लोगों का होता है। तो जो कंपटीशन पर सीट है, हर सीट के लिए बहुत ज़्यादा लोग compete कर रहे हैं जी, इसीलिए इसे डिफ़िकल्ट माना जाता है और बहुत कम लोगों का चयन होता है। मतलब तो भी मतलब जो भी लोग रहते हैं मतलब थोड़ा बहुत तो कम मेहनत करते हैं ऐसा कुछ, या फिर इंटरव्यू जो सबसे ज़्यादा टफ होता है? नहीं, इंटरव्यू हाँ नहीं, इंटरव्यू तो बहुत बाद में आता है। इंटरव्यू पहले तो मेंस, लास्ट स्टेज है, प्रीलिम्स। पहले प्रीलिम्स मेंस आता है। मैं एक बार आपको बस इसका पैटर्न बता दूं कि इसमें 3 फेजेस में, 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है और दूसरा एक सीसैट, हाँ सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि क्वालिफाइंग पेपर है। उसमें आपको मिनिमम बस 33% मार्क्स लाने हैं, बाकी उसका मार्क्स काउंट नहीं होता है। जीएस का जो पेपर है वो 200 मार्क्स का होता है। उसमें आपको जो सामान्य ज्ञान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, ये सारे कुछ आते हैं। तो करीब, मैंने जैसा कहा कि करीब 10 लाख लोग प्रीलिम्स के लिए अप्लाई करते हैं। हाँ इनमें से फिर मेंस में, या आपकी जो टोटल वैकेंसी है, अगर 1000 लोगों का फाइनली चयन होना है तो मेंस के लिए करीब उसका 10 गुना, 10,000 लोगों का चयन मेंस के लिए होगा। मेंस में सब्जेक्टिव पेपर होता है, प्रीलिम्स जो है ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। फिर मेंस जो है सेकंड स्टेज, वो सब्जेक्टिव होता है। तो इसमें आपको एक अपना ऑप्शनल लेना होता है। यूपीएससी ने करीब 20-25 ऑप्शनल्स के लिस्ट दिए हुए हैं, आपको एक ऑप्शनल का चयन करना होता है जी। और बाकी फिर जीएस के, सामान्य ज्ञान के कंपलसरी पेपर होते हैं। तो जीएस के 4 पेपर हो गए, ऑप्शनल के 2 पेपर हो गए, एक एसए का पेपर आता है। तो टोटल 7 पेपर्स होते हैं जिसके मार्क्स काउंट होते हैं। और इसके अलावा 2 और पेपर होते हैं लैंग्वेज के, एक अंग्रेजी का और एक कोई भी रीजनल लैंग्वेज, हिंदी या फिर आपका जो भी लैंग्वेज है। तो ये दोनों लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, मतलब इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, आपको मिनिमम बस कुछ मार्क्स लाने हैं। तो मेंस में जो ये जो 7 पेपर है, ये क्वालिफाइंग पेपर्स को छोड़कर, इनके बेसिस पर फिर आपका इंटरव्यू के लिए चयन होता है। इंटरव्यू में करीब 2 से 3 गुना, वैकेंसी अगर 1000 है तो 2 से 3,000 लोग चयन होगा इंटरव्यू के लिए। और फाइनली फिर आपका मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। ठीक है।
आप सर अपनी जो IPS ऑफिस है उसमें मतलब बहुत ज़्यादा काम रहता है इधर डिस्ट्रिक्ट को संभालना, तो उसमें सर आप बिजी बहुत ज़्यादा शेड्यूल होता है, तो आप उसमें पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे डिफरेंट करते हैं? हाँ, ये काफ़ी मुश्किल है एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना, स्पेशली पुलिस की नौकरी ऐसी है कि कभी भी कुछ भी हो जाता है, 24 कभी hours। हाँ 24 आवर्स आप ड्यूटी पर रहते हैं। बट उसी में प्रयास करना होता है कि जब भी टाइम मिले अपने फैमिली के साथ टाइम गुजारना, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजारना। तो एक आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना होता है, थोड़ी मेहनत करनी होती है कि ठीक है काम तो करना ही है, बट साथ में फैमिली का भी ध्यान देना है और एक अपनी सोशल लाइफ भी मेंटेन करनी है। तो थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है। बाकी हमारा जैसा काम है वो मुश्किल होता है थोड़ा, बट कंटिन्यूसली प्रयास यही रहता है कि जितना जितना कर सके उतना करने की कोशिश करते हैं। जो सर IPS की जो ट्रेनिंग रहती है मतलब वो भी बहुत डिफिकल्ट होती है, उसके बाद कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, IPS की ट्रेनिंग जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो ट्रेनिंग का मैं आपको एक बार पैटर्न बता देता हूँ। एक बार आपका चयन हो जाता है UPSC में, तो जो भी जितने भी सर्विसेज हैं, करीब 10-15 सर्विसेज हैं UPSC के अंदर, ठीक है। तो सारी सर्विसेज के लोगों का पहले फाउंडेशन ट्रेनिंग होता है, जो कि मसूरी में होता है। अगर ज़्यादा लोग हैं तो हैदराबाद में भी होता है। वो 3 महीने का या 16 सप्ताह का होता है, 4 महीने का। उसके बाद फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, मतलब कि फिर अलग अलग सर्विस की ट्रेनिंग फिर अलग अलग जगह होगी। शुरू में जो 4 महीने हैं वो कॉमन होगा, और उसके बाद फिर अलग अलग सर्विस जो है वो अलग अलग जगह चले जाते हैं। तो IPS वाले जो है वो हैदराबाद आ जाते हैं। तो हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी है, वहाँ पर IPS के। इसके अलावा हमारा बैटल ऑब्स्टेकल्स असॉल्ट कोर्स होता है BOAC के नाम से, जिसमें अलग अलग ऑब्स्टेकल्स होते हैं, उन्हें हमें क्रॉस करना होता है। इसके अलावा हमारा अटैचमेंट्स भी होते हैं, रॉक क्लाइंबिंग का लेकर रिवर राफ्टिंग का लेकर बंजी जंपिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी ट्रेनिंग का पार्ट होती है। तो आउटडोर जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, काफ़ी रिगरस होता है। लोगों को इंजरीज भी काफ़ी होती हैं ट्रेनिंग के दौरान, पर अच्छा है, मज़ा आता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मतलब कि आप ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, फिर भी वो आप करते हैं ट्रेनिंग के दौरान, जिससे आपको अपने पोटेंशियल के बारे में पता चलता है। अच्छा, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि भाई कैसी भी स्थिति हो मैं उससे निपट सकता हूँ। तो सर जो राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, इसके ऊपर जी बिल्कुल, हमारा जो मोटो है राजस्थान पुलिस का, आमजन में विश्वास अपराधियों में भय। तो आमजन में विश्वास पैदा करने के लिए हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, है ना। हमारी कम्युनिटी जो पुलिसिंग है उसके ऊपर राजस्थान पुलिस का काफ़ी ध्यान रहा है, ठीक है। हमारे सिस्टम में एक CLG का कॉन्सेप्ट है, कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप, जबकि हर पुलिस थाने के अंदर जो उस थाने क्षेत्र में जो लोग हैं जो कि पुलिस की मदद करना चाहते हैं, उन्हें हम CLG मेंबर्स बनाते हैं, और उनके साथ हम इंटरेक्शन करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं कि आप उस थाने क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, पुलिस का कैसा रोल रहा है और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, उनके क्या सुझाव हैं। तो ये CLG की मीटिंग्स हम रेगुलरली लेते रहते हैं। इसके अलावा जैसे पुलिस मित्र का एक कॉन्सेप्ट है कि हम पुलिस मित्र भी बनाते हैं लोगों को। पुलिस मित्र का भी सिमिलर सा ही काम है, वो भी सिविलियंस हैं, आम लोग हैं जो कि पुलिस की मदद करते हैं, चाहे वो अनुसंधान में हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस में हो। वो हमें सुझाव देते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं। तो CLG मेंबर्स हो गया, पुलिस मित्र हो गया। उसके अलावा जैसे हम NCC के मेंबर्स हो गए, स्काउट्स एंड गाइड्स हैं, यहाँ पर बांसवाड़ा में स्काउट्स एंड गाइड्स हैं, उनको भी इन्वॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि भाई जिस हद तक जितना भी पॉसिबल हो पुलिसिंग में उनको इन्वॉल्व करें, ताकि उनको पता चले कि पुलिस और प्रशासन कैसे काम करती है। सर इसमें आपकी रोजमर्रा की लोगों के प्रति क्या कार्य रहते हैं, या जो भी पुलिस कंप्लेंट्स जो भी आती है? हाँ, हमारा या मेरा जो कार्य है उसके बहुत सारे पहलू हैं। एक तो है अनुसंधान करना, जो भी इम्पोर्टेंट जो सीरियस क्राइम्स होते हैं, गंभीर जो अपराध होते हैं, उनका अनुसंधान मैं करता हूँ। मेरे सर्कल का, जैसे मैं बांसवाड़ा सर्कल का मैं CO हूँ, तो मेरे सर्कल के अंदर 7 थाने हैं। तो उन थानों में अगर कोई सीरियस क्राइम, गंभीर अपराध हुआ तो उसका अनुसंधान मैं करता हूँ। दूसरा, थाने लेवल पर जो अनुसंधान हो रहा है उनका मॉनिटरिंग मैं करता हूँ, सुपरविजन मैं करता हूँ। तीसरा, मेरे एरिया में जो भी कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रही है, उसको मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मेरी जिम्मेदारी है। इंटेलिजेंस कलेक्शन का काम हो गया,
ठीक है, मेरे सर्कल में अगर कोई भी गतिविधि हो रही है उससे रिलेटेड इंटेलिजेंस का कलेक्शन वो मेरी जिम्मेदारी है। इसके अलावा परिवादियों को सुनना, परिवादी जो आपके पास आते हैं जी जी। उनकी क्या समस्याएं हैं उनको समझना और फिर उनका निवारण करना, और बाकी फिर कम्युनिटी के साथ फिर एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना ताकि उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो। तो ये सारे काम मैं करता हूँ, मेरे डोमेन में आता है। जी सर। और सर जो पुलिस में तनाव पैदा होता है इसको पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कैसे दूर करती है? हाँ, पुलिस में तनाव हमारा काम ऐसा है कि एक तो वर्किंग आवर्स जो है वो उसका कोई टाइम नहीं है, जी। आप 24 आवर्स हम ड्यूटी रहते हैं। तो हमारे काम का नेचर ऐसा है कि तनाव हो जाता है। तो उसके लिए हमारा ये प्रयास रहता है कि भाई हम काउंसलिंग करवाते हैं, हमारे जो स्टाफ है उनकी जी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो गई, योगा हो गया, योगा मेडिटेशन ये सब भी बीच बीच में इनका ट्रेनिंग करवाया जाता है। बाकी उन्हें मोटिवेट किया जाता है, एनकरेज किया जाता है कि वो अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें। उनके हेल्थ चेकअप्स भी हम रेगुलर कराते रहते हैं, बीच बीच में कैंप लगती हैं, हमारा RI लाइन्स है यहाँ पर, बीच बीच में कैंप लगवाते हैं जहाँ उनका हेल्थ चेकअप होता है। और सुपरवाइजरी ऑफिसर्स, एज सुपरवाइजर से मैं एक सुपरवाइजरी ऑफिसर हूँ, तो मैं ऐसे ध्यान देता हूँ कि मेरे अंदर जितने भी स्टाफ हैं अगर उन्हें कोई समस्या है, चाहे वो स्ट्रेस को लेकर हो या जनरल अपने स्वास्थ्य को लेकर हो, तो उन्हें टाइम दिया जाए ताकि वो उसका उपचार करवा सकें। आखिर में सर आप स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहना चाहूँगा जो भी तैयारी कर रहे हैं UPSC के या फिर जो भी अभी पढ़ रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल जो है UPSC, जैसे पहले ऐसा माना जाता था कि UPSC की तैयारी करने के लिए आपको किसी बड़े शहर में होना चाहिए या दिल्ली जाना पड़ेगा, ठीक है। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल छोटे छोटे शहरों से, गाँवों से बच्चे निकल रहे हैं। हाँ, UPSC की केवल UPSC में ही नहीं, हर फील्ड में निकल रहे हैं। तो आपको अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि भाई अगर आप अच्छे से तैयारी करें, मेहनत करें, तो बिल्कुल आप किसी भी शहर से, बांसवाड़ा से या कहीं से भी आप निकल सकते हैं। और आजकल इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। इंटरनेट पर कैसे तैयारी करनी है, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं आपके, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी है आपकी, आप घर बैठे बैठे तैयारी कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सेल्फ डिसिप्लिन रहना चाहिए। तो अगर आप मेहनती हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं और डिसिप्लिन है आप में, तो बिल्कुल आप UPSC की तैयारी करिए। और गाइडेंस बिल्कुल अवेलेबल है हर जगह, हर चीज़ के लिए गाइडेंस ऑनलाइन अवेलेबल है जी। बाकी मैं जब तक बांसवाड़ा में हूँ, कोई अगर मुझसे मिलना चाहे, कोई भी नवयुवक, कोई भी यूथ जिसको UPSC के बारे में पूछना है या इन जनरल अपने करियर के बारे में अगर कुछ पूछना है, वो मुझसे कभी भी मिल सकता है मेरे ऑफिस में। और आप लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, आपका ये जो चैनल है उसके माध्यम से ऐसे डिस्कशंस करके यूथ इससे काफ़ी मोटिवेट होती है, उन्हें पता चलता है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। तो आप लोग भी इस तरीके से ही अपने चैनल पर काम करते रहिए और वीडियोस डालते रहिए। जी सर, थैंक यू सर, आपका आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमको कुछ टाइम दिया। थैंक यू सो मच।